सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। प्यारे विद्यार्थियों, सीएल कैरियर एकेडमी की इस ऑनलाइन महासभा में मैं प्रियांश जैन आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर के आए हैं जो है आपका पॉलिटी का सेशन। इस पॉलिटी के हमारे सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के हमारे इस सेशन में प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं कि हम चलेंगे संविधान के निर्माण की ओर, संविधान की विशेषताएं और संविधान का निर्माण, इसके विषय में लेकर के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। सीएल कैरियर एकेडमी की ई लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको हमारे लाइव वीडियोज मिल जाएंगे। साथ ही यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएल कैरियर एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप सर्च कीजिए। साथ ही हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और फेसबुक पेज पर भी हमारे लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सारे कोर्सेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं और कुछ चीज़ें आपको, कुछ वीडियोस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको फ्री में भी अवेलेबल कराए गए हैं। सारी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही जो सीएल कैरियर एकेडमी की ई लर्निंग ऐप है वहां पर मिलने वाले हैं। तो चलिए बहुत बातें ना करके हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आइए जुड़ जाइए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। शुरू करें फिर, तैयार हैं आप? बिल्कुल, जी हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, साम्यवाद के जनक कौन हैं? तो कौन माने जाते हैं साम्यवाद के जनक? विशेषता पहली बात इसमें देखिए, साम्यवाद के जनक के रूप में पूछा है, या अंडरलाइन करके या आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है और पूछा कहां पर है, तो विद्यार्थियों पूछा है आपसे भारत में। तो भारत में साम्यवाद के जनक कौन है? अब देख लीजिए, बी एन राव। सर बी एन राव तो नहीं है क्योंकि इन्होंने हमारे संविधान का क्या बनाया था, संविधान का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, प्रारूप बनाया था। जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, बी आर अम्बेडकर भी नहीं है। आंसर हमारा क्या है? आंसर इज एम एन रॉय। आंसर इज एम एन रॉय। एम एन रॉय जो हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साम्यवाद की स्थापना भारत में की थी। देखिए पहली बात तो साम्यवाद के जनक विश्व में जो कहे जाते हैं वो जर्मन दार्शनिक जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को आप सभी जानते होंगे और कार्ल मार्क्स ने ही दुनिया में साम्यवाद की स्थापना की बात की थी। साम्यवाद क्या है तो बता देता हूं फटाफट से आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, साम्यवाद जो है उसमें यह कहा जाता है कि उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर जनता का ही अधिकार होगा और जनता अपने हिसाब से तय करेगी कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन नहीं करना है। राज्य जो होगा वो किसी भी सरकार के अधीन नहीं चलेगा, अपने द्वारा ही अपने ऊपर शासन होगा। कोई भी दल नहीं होगा, दल विहीन राज्य होगा और शासक विहीन राज्य की कल्पना यहां पर होगी। मजदूर ही सब क्या होंगे, सत्ता के केंद्र होंगे, कोई भी राजा वहां पर नहीं होगा। उसे कहा जाता है साम्यवाद और साम्यवाद के जनक यहां पर माने जाते हैं दुनिया में जर्मन दार्शनिक जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। आगे बढ़े हम और भारत में इन्हीं मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित होकर के एम एन रॉय ने भारत में स्थापना की थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की। सॉरी, पहले बता दूं आपको, पहले ये पार्टी बनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में भारत में हो गई और इसके बाद कहीं कहीं आपको 1924 मिल सकता है, विवादास्पद है, लेकिन सही समय जो डेट है इसकी प्यारे विद्यार्थियों वो है आपकी 1934। ठीक है, तो साम्यवाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में इन्होंने की और इन्हीं के विचारों से आगे चलकर के कम्युनिस्ट पार्टी का विस्तार भारत में होता चला गया। फिर आगे चलकर के वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बटी हुई है। एक तो है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी है सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। जो कार्ल मार्क्स हुए हैं तो मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर के या मार्क्स को ही अपना जो नेता मानते हैं, तो इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये दो भागों में आज कम्युनिस्ट पार्टी भारत में बटी हुई है। दोनों दल हैं और दोनों दल भारत में विभिन्न तरीके से अपना
मत चलाते रहते हैं और कम्युनिस्टों को, लोगों को तैयार करते रहते हैं कि मजदूर ही सत्ता में सबसे आगे होने चाहिए और मजदूरों के लिए सब कुछ होना चाहिए, वंचित शोषित वर्ग जो है वही आगे आना चाहिए, बाकी सब कोई ना राजा होगा, ना कोई पीएम चाहिए, ना उनको कोई नहीं चाहिए, और वो इन सबको हटाना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कम्युनिस्ट जो पार्टी है इनका मत बन गया, कोई बात नहीं, मजदूर सरकार बना सकते हैं। कार्ल मार्क्स तो कहते थे कि मजदूरों को सरकार की आवश्यकता नहीं, सरकार विहीन राज्य चलना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने कहा कि चलो मजदूरों की ही सरकार बनाते हो, इन्होंने पार्टियों की स्थापना कर ली। कार्ल मार्क्स के अनुयायियों ने भारत में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली। कभी मार्क्सवाद के विषय में आपको बहुत अच्छे से एक क्लास लूंगा, मैं 1 घंटे करीब की क्लास लूंगा, बड़े आनंद से समझाऊंगा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। और यदि आप पीएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, उसमें मार्क्सवादी विचारधारा या साम्यवाद के विषय में आपको लिखना हो तो आप जरूर उस क्लास को सुनना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसका उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जा रहा है, तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1946। देखिए हमारी संविधान सभा में प्रारंभ में 3 यहां पर अधिवेशन होते हैं, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और तीसरा होता है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 के दिन प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? तो 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ते हैं कि हम ये संविधान क्यों बनाने जा रहे हैं और क्या बनाने जा रहे हैं, इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ते हैं और करीब 8 दिन की बहस होने के बाद ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पढ़े गए उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जा रही है। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप सभी को याद होगा और होना भी चाहिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थी को ये तो पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब मैं आपको कुछ नए प्रश्न बता देता हूं। सीटेट एग्जाम 2018 में ये सीटेट में एग्जाम प्रश्न पूछा गया था, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो विद्यार्थियों, चाहे वह मसौदा समिति पूछे, चाहे आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी पूछे, मसौदा समिति पूछे, ड्राफ्टिंग कमेटी पूछे, या फिर आपसे पूछे पांडु लेखन समिति, इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी समिति पूछता है, इन सबके अध्यक्ष कौन होंगे? इन सबके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है आपको, प्रारूप क्या है? तो प्रारूप मतलब संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी। तो उस स्ट्रक्चर के लिए एक समिति बनाई गई और वो समिति के अध्यक्ष होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तो संविधान का प्रारूप किसने बनाया? ये लिखते जाइए आप साथ में, ये जो नए नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं, तो संविधान का प्रारूप किसने बनाया था बताइए यदि आपको याद हो, नहीं तो अगला प्रश्न जो है इसी प्रकार का आने वाला है, वहां आपको जवाब मिल जाएगा। बढ़े फिर आगे, चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, देखिए थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। हाँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अभी बताया था पहली बैठक कब हुई, तीनों बैठक बताई थी। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। टोटल कितनी बैठकें हुई ये बता दीजिए अगर याद हो आपको। तो संविधान सभा की बैठक का मतलब प्यारे विद्यार्थी यहां पर जो पूछा गया है पहली बैठक, यहां पर टोटल अधिवेशन है। ये जो अधिवेशन और बैठक में थोड़ा सा अंतर है, कई विद्यार्थी तो जानते नहीं, कई क्या मोस्टली विद्यार्थी नहीं जानते हैं। संविधान को बनाने में टोटल बैठकें जो हुई हैं 166 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई हैं? टोटल 166 बैठकें हुई हैं। लेकिन जो अधिवेशन हुए हैं
बैठक और अधिवेशन में क्या अंतर है सर जी? तो बैठक और अधिवेशन में प्यारे विद्यार्थियों बहुत ज्यादा अंतर है। कैसे? जैसे एक तो होती है नॉर्मल बैठक हो गई, उसमें वाद विवाद, उसमें चर्चा हो गई क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। ऐसे कितनी बार मिलकर के बैठे ये? तो ये तो बैठे 166 बार। लेकिन जब संविधान सभा में यहाँ पर विशेष मीटिंग बुलाई गई और उसमें मत हुए और किसी भी चीज पे यस और नो हुआ, जैसे मौलिक अधिकारों को एक्सेप्ट किया जाना है आज के अधिवेशन में, तो कितने लोगों के वोट पड़े। ऐसे जो काम के अधिवेशन हुए हैं उनको, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 12। कहीं कहीं किताबों में यह भी गलत लिखा रहता है, तो देखिए 11 + 1 ऐसा हम कह सकते हैं। सर 11 + 1 कैसे? 11 टोटल अधिवेशन हो गए थे, लास्ट में अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम अधिवेशन हुआ था। इस प्रकार से टोटल अधिवेशनों की संख्या कितनी हो गई? इस प्रकार से टोटल अधिवेशनों की संख्या हो गई 12। और ध्यान से बात सुन लीजिए, ये 12 अधिवेशन हुए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें 24 जनवरी 1950 को हुआ जो अधिवेशन है, इसमें क्या क्या चीजों को स्वीकार किया गया? नंबर 1 हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान कौन सा है मुझे नहीं पता, बताओ जरा कमेंट करके, राष्ट्रगान कौन सा है हमारा। फिर राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के अलावा राष्ट्रगीत को भी, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देख लीजिए यहाँ पे, तो राष्ट्रगान और यहाँ पहले गीत लिख देता हूं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, राष्ट्रगीत लिख दीजिए और राष्ट्रगान लिख दीजिए। तो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, और साथ में तीसरा काम इसी में किया गया था। तो तीसरा काम प्यारे विद्यार्थियों इसी में एक और किया गया। अच्छा ये चीजें देखिए, तीसरा काम इसमें एक और किया गया था, वो क्या था? तो वो था यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद जी को नया राष्ट्रपति चुन लिया था। इस तरीके से अब आपको ध्यान रखना है कि 24 जनवरी 1950 को 3 नई चीजें आई थी, और साथ ही यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को मिलाकर के टोटल अधिवेशन कितने हुए? 12 अधिवेशन हुए। और क्या याद रखना है? यहाँ पर बैठकें टोटल कितनी हुई? 166 बैठकें हुई। ये इतनी जानकारी आपको मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे साथियों याद रखनी है। आप फटाफट से इसको उतारते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, अगला प्रश्न ये लीजिए। और अगले प्रश्न में कह रहे हैं प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? देखिए आपको अभी बताया था, संविधान का प्रारूप पहले बन चुका था और बने हुए प्रारूप के लिए एक समिति गठित की गई कि ये प्रारूप सही है या नहीं है। उसके लिए समिति बनी, उस समिति में 7 सदस्य थे, और 7 सदस्यों में पूछा गया है इनमें से कौन सा उसमें सदस्य नहीं था। तो देखें, मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, A.K. अय्यर, और उसके बाद K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ये भी थे। A.K. अय्यर जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष नहीं, इसमें सदस्य नहीं थे। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है प्यारे विद्यार्थियों। ये सूची दी हुई है और इनको आपको मिलाना है। कौन कौन सी सूची है और क्या क्या दिया गया, मिलाना। देखिए, एक तरफ संविधान निर्माण की कुछ समितियों का नाम लिखा हुआ है, सामने की ओर प्यारे विद्यार्थियों यहां पर क्या लिखा है, उनके अध्यक्ष के नाम लिखे हुए हैं। देखिए, यदि आपको इनमें से कुछ पता हो तो बता दीजिए, और नहीं पता हो तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष यहाँ पर सरदार पटेल थे। तो 1 का 2 हो गया, ठीक है, और 2 का 1 हो गया, दूसरा मिल रहा है, और
3 का 3 और 4 का 4, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये संविधान निर्माण करते समय कुछ महत्वपूर्ण समितियां यहां पर बनी थी और उन समितियों के अध्यक्ष यहां पर बनाए गए थे। ठीक है, तो आपको इनको याद कर लेना अच्छी तरीके से। और बढ़ते हैं अपन आगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है साथियों, देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है। अब थोड़ा सा समझने का प्रश्न आ गया, यदि आप इसको समझ लेते तो आपके बहुत काम का प्रश्न है। समझते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है नम्यता व अनम्यता का मिश्रण। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है वो नम्य और अनम्यता का मिश्रण है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्लास भी रहेगी आपके लिए, यदि आप समझे तो। आपको ओनली क्वेश्चन आंसर निकालने हैं तो आप बहुत सारे वीडियो पढ़े हुए हैं, लेकिन आप ये समझिए साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको मिल रहा है। आप हमारे ई लर्निंग ऐप पर जाएंगे CL कैरियर अकेडमी के, तो वहां पर बहुत सारी आपको बढ़िया सी क्लासेस मिलेंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमारा संविधान लिखित संविधान है, लेकिन लिखित संविधान की विशेषता ये होती है कि वो कठोर होता है। अब बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान दोनों का मिक्सअप है। हमारा संविधान जहां कठोर होना चाहिए वहां कठोर है, और जहां नरम होना चाहिए वहां नरम है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के संविधान संशोधन किए गए हैं। ऐसा वर्णन किया गया है कि 3 प्रकार से संविधान का संशोधन हो सकता है। एक तो सामान्य बहुमत के माध्यम से, एक विशेष बहुमत के माध्यम, विशेष बहुमत मतलब संसद के सदन में बैठे हुए 2/3 सदस्यों के माध्यम से, और तीसरा बहुमत है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। आप सभी ने प्यारे विद्यार्थियों देखा होगा, जब GST बिल पारित हुआ तो GST बिल के पारित होने पर यहां पर भारत में आधे राज्यों की सहमति लेने के बाद ही, पहले क्या हुआ, संसद में पारित हो गया, पारित होने के बाद आधे राज्यों की सहमति जब उस पर मिली तब जाकर के वो GST बिल पारित हो सका। इस कारण से हमारा संविधान जहां पर नरम होना चाहिए वहां नरम है, जहां कठोर होना चाहिए वहां कठोर है। इस कारण से इसका फीचर बन गया नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। यह आपका एक टॉपिक है, जनरली किताबों में यह टॉपिक कहीं नहीं मिलता। सब जन छोड़ देते हैं कि नम्यता अनम्यता का मिश्रण मतलब भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, यह टॉपिक छोड़ ही दिया जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। भारतीय संविधान नम्यता अनम्यता का मिश्रण है। दूसरा है संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए, हमारे यहाँ पे हमने संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई हुई है। संसद है मतलब यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बैठे हुए हैं। ये संसदात्मक प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली हुई है। और संसद की भी सर्वोच्चता है और न्यायिक सर्वोच्चता भी है, मतलब संसद नियम कानून बना सकती है, ये पूरा अधिकार संसद को है। लेकिन उन नियम कानूनों को संवैधानिक तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, इसकी जांच करने का अधिकार न्यायालय को है। तो अब दोनों सर्वोच्च संस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन दोनों में समन्वय है। ये विशेषता जो है वो हमारे इस संविधान की है। तीसरा है यहाँ पर अलिखित व विस्तृत संविधान। नहीं जी, हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान लिखित संविधान है, अलिखित नहीं है, ध्यान रखना है आपको। और मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, ये भी हमारी विशेषता है। पूछा गया है भारतीय संविधान की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यही हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहां आप देख लेंगे सम्मिलित नहीं है अलिखित संविधान व विस्तृत संविधान। विस्तृत तो है लेकिन लिखित है भैया हमारा संविधान, अलिखित थोड़ी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कई लोगों को लग रहा होगा सर बहुत आप ज्यादा इसमें लंबा बता रहे हैं। देखिए ये सारी जो चीजें हैं एक्चुअली आपको चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, वो उनका लाभ लेना है आपको। ऑप्शन एक तो मैं फटाफट लगा के आगे बढ़ जाऊं कि ये आपका आंसर है, लेकिन चीजें भी समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन आगे के क्लियर होते जाएंगे आपके लिए। और यही क्लास नहीं, आगे की कई क्लासेस के लिए आपके लिए क्लियर सारी चीजें हो जाएंगी। बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है प्यारे विद्यार्थियों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ये था हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने ये संशोधन करवाया था।
उनकी सरकार ने ये संशोधन करवाया था और इसके माध्यम से जो मतदान करने की आयु है वो घट करके 21 से 18 हो गई। एक दो बातें और सुन लीजिए। भारतीय संविधान के इतिहास में 1919 का एक अधिनियम आया जिसके माध्यम से पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। तो महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? 1919 के अधिनियम में। जबकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब इसका यह है कि सभी को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1935 के अधिनियम में सभी को मत देने का अधिकार यहां पर दिया गया, लेकिन तब भी यह सार्वभौमिक नहीं बन पाता है। तो 1935 के अधिनियम में यहां पर बाकी सबको मत देने का अधिकार मिला, जबकि 1919 के अधिनियम में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। और यहाँ पर मतदान की आयु 21 से घटा के 18 कब की गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो इतना याद रखिए आप। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है प्यारे विद्यार्थियों, और देखिए इसे। ब्रिटिश सरकार द्वारा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया? तो 1942 में, अगर आप मेरा पुराना लेक्चर देखें, इससे जस्ट पहले का एक लेक्चर था, उसमें सारी चीजें डिस्कस की गई थी। और 1942 में भारत में भारतीयों को मनाने के लिए एक मिशन आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन 1942 में आया। क्रिप्स मिशन 1942, और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे इसमें अध्यक्ष बनकर के आए, भारतीयों को मनाने का प्रयास किया, भारतीय नहीं माने, और यह मिशन जो होता है वो प्यारे विद्यार्थियों असफल हो जाता है। इस कारण से फिर आगे की गतिविधि होती है जो भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में प्रस्तुत होती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। आंसर क्या रहेगा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, बी रहेगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था भैया संविधान? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से बन चुका था। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन फिर आगे जाकर के क्या किया गया? 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। 16 अनुच्छेदों को लागू करके इस दिन को प्रारंभ में विधि दिवस के रूप में मनाया गया, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन्होंने विधि दिवस के स्थान पर इसे संविधान दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ विधि दिवस को संविधान दिवस मनाना यहाँ शुरू कर दिया गया। तो अब आप पूछेंगे सर, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया कि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? तो नवंबर से दिसंबर और दिसंबर से जनवरी 2 महीने का इंतजार क्यों करवाया गया? तो साथियों आपको बता दूं, 2 महीने का इंतजार इसलिए करवाया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में क्या मनाया गया था? स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। भारतीय झंडे फहरा करके भारतीयों ने स्वाधीनता दिवस मनाया था 1930 में, और 1930 से ही भारत की जनता स्वाधीनता दिवस मना रही थी 26 जनवरी को। इसलिए हमारे देश के तत्कालीन नेताओं ने इस दिन को भुनाने के लिए और इस दिन को याद रखने के लिए क्या किया? 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान लागू किया। इसलिए ये 2 महीने का इंतजार करके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है, आंशिक रूप से लागू कब हुआ? आंशिक रूप से लागू हमारा हुआ 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बनकर के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। समझ आ रहा है? एक प्रश्न से कई प्रश्न निकालिए, ऐसा नहीं आप एक प्रश्न पढ़ करके ही बस हो गया काम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि हमें अब कंटिन्यू एक प्रश्न से कई प्रश्न निकालने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इसको थोड़ा हटा देता हूं। हाँ देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? इसका मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक तो ये हो गए, अब अन्य कितने बचे? तो आपको बताया था अभी, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, एक ये कम हो गए, तो कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य 6 थे। और सब बच्चे सब मोस्टली गलती करके अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, क्या आंसर? अरे इतना सरल पूछा है, 7 है आंसर, 7 है। अरे ये आंसर 7 नहीं होगा, ऐसी तो गलती करते हैं हम एग्जाम में, ये नहीं करनी है, समझ के अच्छे से पढ़ना है बच्चे। चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? अब प्रारूप समिति बार बार पूछी जा रही, मैं अच्छी एक्सरसाइज कराने वाला हूं आज आपको प्रारूप समिति की। देख लीजिए, एन गोपाल स्वामी ये भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और सरदार पटेल। अच्छा, सरदार पटेल कहां से आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, सरदार पटेल भी नहीं थे। देखिए ध्यान से, तो केवल 2 ही लोग, एक तो एन गोपाल स्वामी थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, तो केवल 2 ही लोग थे। फिर आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। अब 1 और 4 ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ यही दिख रहा है, आंसर बी 1 और 4। तो एन गोपाल स्वामी थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों ही थे। ठीक है, आंसर हमारा हो गया 1 और 4 बी। चलिए बढ़े अपन आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, देखें इसको जी। संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और इसी के लिए उन्होंने 2 उपसमिति भी बना दी थी। 2 उपसमिति में क्या क्या किया था? एक तो बनाई थी मौलिक अधिकार के लिए उपसमिति, और दूसरी किसके लिए बनाई थी? दूसरी बनाई थी अल्पसंख्यकों के लिए। तो अल्पसंख्यकों के लिए और मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों का अध्यक्ष तो बना दिया था उन्होंने किसको? जेबी कृपलानी को। और अल्पसंख्यक के लिए किसको बना दिया था? एचसी मुखर्जी को। ठीक है, ये याद रखना है। मतलब संयुक्त रूप से समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और यहां पर 2 उपसमितियां बनाई थी। तो 2 उपसमितियों में मौलिक अधिकार के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक के हरेंद्र कुमार मुखर्जी। बढ़े फिर आगे, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, अभी बताया था पूरी स्टोरी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। यस बिल्कुल, तो इस दिन क्या किया था कांग्रेस ने? इस तिथि को 1930 में के दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। इस कारण से 26 जनवरी को प्रत्येक दिन भारतीय जनता क्या कर रही थी? भारतीय जनता स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस के रूप में कंटिन्यू मना रही थी, इसलिए इस दिन को भूलना नहीं चाह रहे थे। बढ़े फिर आगे और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? जी हां, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो सर BN राव थे, आप लोग भी आंसर देते जाइए। यदि आपको दिखता है मैं ही बोलता जा रहा हूं, मैं ही आंसर देता जा रहा हूं, तो आपको कभी लगता है कि सर मेरे को भी आंसर आता है तो दीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? आंसर देते जाइए प्यारे विद्यार्थियों। मैं नहीं बोल पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप आंसर दे दीजिए, आपको ही तो देना है। चलिए आगे करते हैं। BN राव, सर BN राव जो थे हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, इनके बारे में कुछ बातें बता देता हूं आपको, बहुत जल्दी से सुन लीजिए इनको। जो सर BN राव जी थे, ये क्या थे? अधिकारी थे सर BN राव जी, और बहुत अच्छा कानून का इनको ज्ञान था। सर BN राव जो थे वह हमारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ध्यान देना, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे,
सर BN राव जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये एक अधिकारी थे। इनको बार बार कहा गया कि आप बन जाइए सदस्य, इन्होंने कहा नहीं हम नहीं बनना चाहते हैं, हम ऐसे ही मदद करेंगे। इन्होंने ही प्यारे बच्चों यहाँ क्या किया था, हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था। किसने? सर BN राव ने प्रारूप तैयार किया था। इसी कारण से इन्हें आगे चल करके हमारे संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ओके, गॉट इट। चले फिर आगे, 3 विशेषताएं, क्योंकि ये प्रश्न तीनों पूछे जाते हैं। ये कौन थे? ये एक अधिकारी थे, अधिकारी का प्रश्न भी आएगा आगे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इसी कारण से इनको संविधान का संवैधानिक सलाहकार बना दिया। टोटल प्रश्न हो गए 4। बढ़ते हैं हम थोड़े से आगे, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह, देखिए भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है कब से अंगीकृत किया गया था। आंसर आपका है 26 जनवरी 1948। तो राजकीय चिन्ह को बाद में यहां पर अंगीकृत किया, 26 जनवरी 1948 को ये स्वीकृत कर लिया गया था राजकीय चिन्ह को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में देख लीजिए। हाँ जी, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। हमने समवर्ती सूची ली हुई है। देखिए हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। उन 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की लिस्ट दी हुई हैं। एक दी हुई है सेंट्रल लिस्ट, एक दी हुई है स्टेट लिस्ट, और एक दी है कॉन्कर लिस्ट। मतलब केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है, ये कॉन्सेप्ट हमें कहां से आया? तो समवर्ती जो सूची है, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया हुआ है? समवर्ती सूची। चलें फिर आगे, चलिए इनके विषय में अपन आगे बात करेंगे कभी बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है प्यारे विद्यार्थियों, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली हुई है। संघात्मक व्यवस्था, भारत क्या है? भारत एक संघ है, और भारत एक संघ है तो यहाँ पर हमने इसको संघ बनाने की ये जो व्यवस्था ली हुई है कि एक भारत संघ बनेगा। ये किसकी तर्ज पर बनेगा? तो जैसा कनाडा संघ है, राज्यों का संघ है, भारत भी क्या है? राज्यों का संघ है। ये कदापि राज्यों की सहमति पर नहीं बना है। जैसे फैमिली है, तो फैमिली तो नेचुरल होती है। जैसे फैमिली में आप कहें हमारे फैमिली में 5 लोग हैं, तो फैमिली में क्या पांचों लोग सहमति के हैं? सहमति नहीं, फैमिली तो नेचुरल कहलाती है कि भाई मम्मी पापा और 2 बेटे हो गए, दादी भी हैं, तो ये या दादाजी हैं, जो भी हैं 4-5 लोग हैं, तो ये तो क्या है? नेचुरल है। ऐसे ही भारतीय जो संघ है, ये राज्यों की सहमति पर नहीं है, ये तो पांचों जो हमारे देश के जो राज्य हैं, इन राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। अगर सहमति कहते तो क्या आपत्ति आती है सर? सहमति कहने में प्यारे विद्यार्थियों, सहमति तो कभी असहमति में भी बदल सकती है, इसलिए हमने सहमति वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा। अमेरिका में सहमति वाला कॉन्सेप्ट है जो कभी टूट सकता है, लेकिन भारत में सहमति वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए भारत के किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। चाहे कश्मीर में कितनी समस्याएं थी, चाहे नॉर्थ ईस्ट में कितनी समस्याएं हैं, या किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की कितनी समस्या क्यों ना हो, हम ये नहीं कह सकते इसको उठा करके अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। कितने ही आंदोलन चलते रहे, कुछ भी होते रहे, जनता आंदोलन करेगी, उनकी मांगें सुनी जाएंगी, मानी जाएंगी, बदलाव होगा, लेकिन किसी भी स्टेट को अलग होने की ये हिम्मत नहीं है। इसी को बोलते हैं भारतीय संघ। ये कहां से लिया हुआ है? हमने कनाडा से। बढ़े फिर आगे, समझ आ रहा है आपको चीजें? चलिए यही करना है अपने को, थोड़ा समझ के चलना है। और बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ प्यारे विद्यार्थियों अमेरिका से हुआ था। दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1789 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यह दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी है।
दुनिया का सबसे कठोर, अब क्या कठोर में क्या वज्र का बना है? कठोर का मतलब रूल्स रेगुलेशन जो है प्यारे विद्यार्थियों वो बहुत कठोर हैं। और कितने अनुच्छेद हैं? 7 ही अनुच्छेद हैं इसमें, 7 ही अनुच्छेद हैं इसमें प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चले बढ़े आगे, बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने, और अगला प्रश्न इस तरीके से है, भारतीय मूल संविधान में, देखो भारतीय मूल संविधान में शामिल थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। अरे ये तो बता दो, ये याद होगा आपको, आता होगा, बताओ जरा कमेंट करके। नहीं पता क्या इतना भी? चलिए मैं बता देता हूं, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां जब भारत का संविधान मूल में बन करके आया था। आज क्या चेंजेस हुए हैं? 395 अनुच्छेद ज्यों के त्यों, 22 भाग ज्यों के त्यों, लेकिन क्या बढ़ गई? 8 अनुसूचियों से कितनी हो गई? 12 हो गई। ध्यान रखिएगा। बढ़े फिर आगे, चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना इसको, भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, यस भारत में वास्तविक कार्यपालिका मतलब हमारे पीएम प्रधानमंत्री हैं, और नाममात्र की कार्यपालिका कहा जाता है हमारे राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, चलिए अगला, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली। जी हाँ बिल्कुल, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली सही है, हमारे यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। जैसे जो सरकार बनती है, सरकार का मतलब है यहाँ पर जो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है वो पूरी की पूरी तरीके से यहाँ सरकार कही जाती है, और उस सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वह लोकसभा और राज्यसभा के बचे हुए सांसदों के प्रति रहती है कि यदि हम सही से काम नहीं कर पाते हैं तो हमें इस्तीफा देना होगा। ठीक है, ये सामुदायिक उत्तरदायित्व प्रणाली भी है। फिर द्विसदनीय विधायिका, ये भी है, 2 हाउस है हमारे यहाँ पर, लोअर हाउस अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, ये न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली जो है प्यारे विद्यार्थियों केवल इंडिया में ही है। ये न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली ब्रिटेन में नहीं है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है? तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है, लेकिन ब्रिटेन में ये नहीं है। क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने दिए गए निर्णय को दोबारा रिव्यू कर सकता है। जो रिव्यू करने के लिए पिटीशन लगाई जाती है और उसको बोला जाता है रिव्यू पिटीशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने एक ही मामले में पहले कोई निर्णय दिया, अगर कोई इसमें पिटीशन दायर करता है तो दोबारा वह अपने निर्णय को फिर से जज कर सकते हैं और दोबारा फिर से निर्णय दे सकते हैं। वो निर्णय पहले से उलट भी हो सकता है। ये शक्ति किसको है? ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों, देख लीजिए इसको। देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। हमारे संविधान में जो उद्देशिका ली गई है, उद्देशिका क्या होती है? प्रस्तावना। तो उद्देशिका ली गई है, वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है प्यारे विद्यार्थियों अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से क्या ली गई है हमारी उद्देशिका, मतलब प्रस्तावना या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके साथ साथ प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज मतलब प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जबकि अमेरिका से हमने क्या लिया है? अमेरिका से हमने संविधान की प्रस्तावना ली हुई है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देख लीजिए उसको। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पूछ रहा है, राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ भी हो जाए, अंतिम सबसे बड़ा कौन है? संविधान। संविधान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। देखिए, न्यायालय भी किस पर निर्णय देगा? संविधान के आधार पर। संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान में जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसका मतलब अंततः सर्वाधिक शक्ति किसमें है? तो सर्वाधिक शक्ति संविधान में है, क्योंकि संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान का मूल स्रोत क्या है? बताइए कमेंट करके, आपको पता हो तो संविधान का मूल स्रोत क्या है? आपके लिए गजब का प्रश्न है, आंसर अगर आता हो तो बताइए। चलिए
अगला प्रश्न आप सभी के सामने, और थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको जरा समझेंगे। अच्छा सा प्रश्न दिख रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो कौन सी संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं, शायद आप समझ जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, राइट है, कोई समस्या नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी सही किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी है। लेकिन यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। क्या ऐसा है? क्या हमारे देश में जो राज्य हैं उनमें सहमति के आधार पर हमारा देश एक संघ बना हुआ है, या फिर नेचुरल हमारा देश एक संघ बना हुआ है? तो नेचुरल है, यह सहमति के आधार का परिणाम नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप प्रश्न को, और फिर आंसर्स का लगाइएगा। इसकी सारी पीडीएफ आपको सीएल कैरियर एकेडमी की ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आंसर भी वहां पे दिए होंगे। 2-4 बार आप पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा, और बहुत अच्छे प्रश्न है ये, आगे बहुत काम में आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप सभी के लिए है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, काफी बड़ा प्रश्न है। चलिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। नंबर 2 दूसरा दिया गया है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी बात सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हाँ जी करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीजें वर्णित हैं उन्हीं उद्देश्यों को हमारी सरकारें पूरा करने में लगी हुई हैं, और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। दूसरा, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। हाँ जी, हमने यह संविधान जो है दुनिया के अन्य देशों से ग्रहणीय तो किया है। क्यों? जब हमारा संविधान बनाया गया तब दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके फिर चीजें ली गई हैं, इसलिए इसको गृहीत संविधान भी कहा जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर देख लीजिए, अब इसमें थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है? नहीं। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता। आंसर बी सही है। ठीक है, आंसर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थीं? तो महिला सदस्याएं 15 थीं। कई जगह लिखा रहता है 12 थी, 12 गलत है, 15 होगा आंसर। 15 आंसर है। इसमें हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू और बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसे बेगम एजाज रसूल हैं, ये प्रमुख महिलाएं थी। ठीक, राजकुमारी अमृत कौर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके नाम। ठीक, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारा, और अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, फिर एक जोड़ी दी गई है, मिलाना है कौन से देश से क्या लिया गया है और उनके बीच में संबंध स्थापित करना है। देखो, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित, ठीक, राष्ट्रपति के विचार विमर्श से राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, और उभयनिष्ठ सूची। चलिए अब देख लेते हैं उभयनिष्ठ सूची। उभयनिष्ठ सूची का मतलब क्या है? यहां पर थोड़ा एक बता देता हूं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ये कहां से ली गई है? ये भी कनाडा से ली गई है। ठीक, फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, और विधि द्वारा स्थापित शासन। देखिए, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से हो जाएगी? जापान से हो जाएगी। विधि का शासन कहां से हो जाएगा? इंग्लैंड से हो जाएगा। फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचारार्थ कहां से हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। देखिए, एक का आंसर क्या हो गया? एक का आंसर हो गया हमारा 2। चलो भाई, एक का आंसर 2 हो गया। फिर उसके बाद दूसरा 2 का आंसर कितना हो गया? 2 का आंसर 3 हो गया। इसका मतलब है हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इसका मतलब है हमें पहुँचना पड़ेगा नीचे, और नीचे वाले आंसर की ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो नीचे वाले आंसर की ओर ध्यान दिया हमने। एक का आंसर हमारा 2 हो गया। 2 का आंसर क्या हो गया? तो 2 का आंसर हमारा 3 हो गया। 3 का आंसर क्या हो गया? तो 3 का आंसर यहाँ पे 4 बता रहा है। देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकली
प्रश्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि ये आंसर इसके जो है वो सही नहीं दिए हुए हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, इसको छोड़ देते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1935 के अंतर्गत, सही है। क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। अब क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था भाई, ये सब जानते हैं, ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में किया गया था। ठीक है, तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अगले प्रश्न का गया, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, आगे देखते हैं अब क्या क्या लिखा हुआ है। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, यस, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, या फोर्थ ऑप्शन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, नहीं, जनता ने वोट दिया था भाई, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, उनसे चुने हुए मेंबर यहां पर आए थे, उन्होंने संविधान सभा बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ था, तो कौन सा इनमें से प्रभावी हुआ था, ये जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ जी, तो यहां पर कौन सा प्रभावी रहा, तो इसके विषय में जरा देखिए, निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर 1, 2 और यहां तीसरा है 1, 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3, आंसर है सी, 1, 2 और 3। नागरिकता को अभी हमने यहाँ पे नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी, तो ब्रिटिश संविधान से ली गई थी, कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या संसदीय व्यवस्था। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता छोड़ें और बाकी देखिए 1, 2 और 4, आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी है इसका, 1, 2 और 4, देखो इसको हटा देते हैं, आंसर रहेगा इसका 1, 2 और 4। ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ अब आ गया 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 आंसर रहेगा कि कानून का शासन, मतलब विधि का शासन भी कई जगह लिखा रहता है, विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था, तो कौन सदस्य नहीं था, NG अयंगर, KM मुंशी, BN राव और मोहम्मद सादुल्लाह। अभी पहले बताया था मैंने, BN राव ने प्रारूप तो बनाया था, लेकिन इस प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ध्यान रखना है इस बात का, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न काफी बड़ा है, ये सामने है आपके, देख लीजिए इसको, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों में से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया, मतलब उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती, जैसे जब उद्देश्य कथन हो गया उसके बाद उन्होंने अपने बाद वाले चरणों में संविधान को क्या किया, वैसे ही उस प्रकार से उसका निर्माण किया। हाँ बिल्कुल किया। यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। यस, ये भी सही है। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया, ये भी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर है हमारा सी, 1, 2 और 3, आंसर आ जाएगा सी, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी लंबा प्रश्न था आपके लिए ये, कोई बात नहीं, फिर भी अगर ऐसे प्रश्नों की आदत डालेंगे तो आपको अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। निम्नलिखित में
से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? सबको पता है, ये तो बहुत कठिन सा सवाल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, बहुत कठिन सवाल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? अगला प्रश्न आ गया है। अब नहीं वाला प्रश्न पूछ लिया है। डॉक्टर अम्बेडकर थे, के एम मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एम के गांधी। अरे महात्मा गांधी कहां से आ जाएंगे? तो महात्मा गांधी नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवकों को, लोक सेवक कौन कौन से थे? तो उनको नाम याद रखना है। बी एन राव, के एम मुंशी, एस एन मुखर्जी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और बी एन राव तथा एस एन मुखर्जी। तो आंसर है हमारा सी, बी एन राव और एस एन मुखर्जी। ये दो क्या थे? ये दो लोक सेवक थे, मतलब उस समय के आईसीएस अधिकारी थे। आज आईएएस होते हैं, उस समय आईसीएस होते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर हुआ करते थे। ठीक है, और अंतिम प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के सामने है। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे रंग का क्षैतिज हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? तो ये किसने कहा था? तो ये यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा था। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो जरूर देखिए, समझिए। आपको लगता है इसकी पीडीएफ चाहिए आपके लिए, तो प्यारे विद्यार्थियों सीएल कैरियर एकेडमी की ई लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां जाकर के आपको इसके पीडीएफ मिल जाएगा, और विद आंसर्स के आपको वहां पर मिलेंगे। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, और आप सफलता को प्राप्त करें, यही हमारा लक्ष्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।